नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। किस तरीके से भारत के संविधान की नींव पड़ी, उसकी पूरी श्रृंखला, उसकी पूरी प्रक्रिया कैसी रही, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास जो हम पढ़ेंगे वो 2 चरणों में पढ़ेंगे। पहला है कंपनी के लिए पारित अधिनियम 1773 से 1853 के बीच में। दूसरा है ब्रिटिश ताज के तहत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए, कंपनी के लिए किए गए हों या ब्रिटिश ताज के तहत किए गए हों, उन सबको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे कंपनी के हाथ से सत्ता हटकर ब्रिटिश ताज के पास पहुंची, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप यूपी SSSC पेट, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, आरपीएफ, यूपी आरओ, पीसीएस आदि की परीक्षा देने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। भारत का संवैधानिक विकास, 1-2 प्रश्न यहीं से आते हैं हर एग्जाम में, तो निश्चित रूप से आप गारंटी के साथ इस पूरे टॉपिक को पढ़िए और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, भारत का संवैधानिक विकास। तो राज्य व्यवस्था एवं शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास 2 चरणों में भारत में देखने को मिलता है। पहला मिलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पारित अधिनियमों के द्वारा। कंपनी नियम जो बनाए गए थे 1773 से 1853 के बीच में, उसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781 का संशोधन अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793 का चार्टर अधिनियम और 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कुछ और भी एक्ट अधिनियम आए थे लेकिन उनको छोड़ देंगे क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की संभावना ना के बराबर होती है। फिर आता है दूसरा चरण, जब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद जो सत्ता होती है वो ब्रिटिश कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, उसके हाथ से छीनकर ब्रिटिश ताज के पास पहुंच जाती है, ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच जाती है। तो वहां पर फिर ब्रिटिश ताज के तहत पारित अधिनियम 1858-1947, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इन सभी अधिनियमों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, बिल्कुल भी भागना नहीं है, अंत तक फोकस बनाए रखिए क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। जब कंपनी के ऊपर कोई रूल और रेगुलेशन नहीं थी तो उसको नियमित करने के लिए, उसका रेगुलेशन करने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। कंपनी को अपनी भारतीय संपत्ति बरकरार रखने की अनुमति दी गई। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश कैबिनेट का नियंत्रण शुरू किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। और वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 3 बड़े काम किए गए। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बार बार बनता है। अगला जो एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दोहरे नियंत्रण की शुरुआत की गई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दोहरे नियंत्रण की शुरुआत की गई। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड और 3 निदेशकों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक समिति का गठन किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 3 कर दी गई। तो गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 3 कर दी गई, एक परिषद बनाई गई और जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। ठीक है, 1784 में आया था, तो यहां पर आप चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1793। गवर्नर जनरल की अधिभावी शक्ति को भविष्य के पदाधिकारियों तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1786 अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को परिषद के निर्णयों को रद्द करने की अनुमति दी गई थी। उच्च अधिकारियों की नियुक्तियों के लिए शाही अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने से रोक दिया गया था। अधिकारियों के भुगतान के रूप में वित्तीय व्यवस्था
व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहीं से लाइन मिलती है कि अधिकारियों के भुगतान के रूप में वित्तीय व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम आते हैं वो चार्टर अधिनियम 1813 है। यह भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी की अंग्रेजी व्यापारियों की मांग का जवाब था। अंग्रेजी व्यापारी जो थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि केवल एक कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। दूसरे व्यापारी भी चाह रहे थे कि वो भारत में व्यापार करें। तो इसका विरोध भी हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि हमने खोज की, हम वहां पहुंचे, हमने अपना बिजनेस बनाया है, तो हमें व्यापार करना दिया जाए। तो इस अधिनियम के द्वारा दोनों लोगों की बात सुनी गई। ठीक है, जो अन्य व्यापारी थे उनकी भी सुनी गई और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की बात थी उसको भी सुना गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में यह निर्णय दिया गया कि चीन और चाय को जो व्यापार है वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और उसके अलावा सभी व्यापारों पर उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो चीन और चाय को छोड़कर कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यह चार्टर अधिनियम 1813 की बहुत बड़ी बात है और इसको बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षा और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए धन उपलब्ध कराया गया। ठीक है, तो शिक्षा और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए धन उपलब्ध कराया गया। तो चार्टर अधिनियम 1813 ये भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी की अंग्रेजी व्यापारियों की मांग का जवाब था। और दूसरा पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीन और चाय को छोड़कर कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार या व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अगला अधिनियम आ जाता है चार्टर अधिनियम 1833। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, चीन और चाय के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लगभग 20 वर्ष बाद चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा जो चीन और चाय पर कंपनी का एकाधिकार बचा हुआ था उसको भी समाप्त कर दिया। जब भी यहां पर कंपनी की बात हो रही है तो आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा चीन और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यूरोपीय आप्रवासन और संपत्ति अधिग्रहण पर प्रतिबंध हटा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो चार्टर अधिनियम चाहे 1813 हो, चाहे चार्टर अधिनियम 1833 हो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। यह चीज आप याद रखिएगा। एक विधि आयोग की शुरुआत की गई और परिषद में एक कानूनी विशेषज्ञ को शामिल किया गया। ठीक है, अब विधि आयोग की जो शुरुआत की गई वो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा शुरू की गई और परिषद में एक कानूनी विशेषज्ञ को शामिल किया गया। अगला जो अधिनियम है वो चार्टर अधिनियम 1853 है। इसे एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो जो भारत में केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी वो चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा की गई थी। जब तक संसद निर्णय ना ले कंपनी को क्षेत्र अपने पास रखने की अनुमति दी गई। ठीक है, अगर कोई क्षेत्र कंपनी के पास है, ठीक है, और संसद उस पर निर्णय नहीं लेती है तो कंपनी के पास ही वो क्षेत्र रहेगा। कंपनी ने अपना संरक्षण वापस ले लिया और सेवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खोल दिया। ठीक है, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी भीड़ बहुत ज्यादा है देश में। ठीक है, रोजगार की खोज बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें ठेकेदारी पर नौकरी दे रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी देती हैं। एक बिग टेंडर निकालती हैं, कंपनी को ठेका देती हैं कि इतने एम्प्लॉय चाहिए और वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की सैलरी पर इतने एम्प्लॉय रख लेती है। क्यों ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इस समय नौकरी ढूंढने वाले बहुत हैं और कम सैलरी में काम करने वाले ज्यादा। ठीक है, इसलिए सरकार भी अपना पैसा बचा रही। अब एक समय आएगा जब ये जितने भी अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं वो एक समय के बाद बूढ़े हो जाएंगे, तब नौकरी करने वाले कम होंगे, फिर सरकार अपनी सरकारी नौकरी, ज्यादा सैलरी की व्यवस्था शुरू कर देगी। कंपनी ने अपना संरक्षण वापस ले लिया और सेवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खोल दिया। विधि सदस्य की भूमिका बढ़ाई गई। भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला है भारत शासन अधिनियम 1858। तो अगला जो हमारा अधिनियम है वो भारत शासन अधिनियम 1858 है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद काफी दंगा झगड़ा और स्वतंत्रता का आंदोलन चला, जिसके बाद कंपनी के हाथों से शासन छीन लिया गया और वो शासन ताज के हाथों में चला गया। ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। जब शासन वहां पर चला गया तो अब अधिनियम जो आए
वो ताज के तहत आए, ताज के अधीन होकर आए, किसी कंपनी के लिए नहीं आए। तो इसके बारे में आप डिटेल में समझेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858 1857 के विद्रोह का परिणाम था। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। एक राज्य सचिव और 15 सदस्यों की एक परिषद के माध्यम से ताज द्वारा शासन की स्थापना की गई। एक राज्य सचिव बनाया गया और 15 सदस्यों की एक परिषद के माध्यम से ताज द्वारा शासन की स्थापना की गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त वायसराय की उपाधि का परिचय दिया गया। ठीक है, तो पहले जो गवर्नर जनरल था उसका नाम अब कर दिया गया वायसराय। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। कौन? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। ये चीज आप याद रखिएगा। 1858 के अधिनियम के तहत भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया जो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और यहां पर कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। जो शासन था वो ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, पहले भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ये चीज आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय की परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व था। 3 भारतीय विधान परिषद के लिए चुने गए। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में अनुमति दी गई, यानी कि उन्हें सदस्य तो बनाया गया लेकिन कोई अधिकार नहीं दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विधायी शक्तियां बहाल होने के साथ हुई, यानी कि लोकल लेवल पर भी वो अपने कानून बना सकते थे, अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। जैसे नगर निगम होता है ना, नगर पंचायत होती है, ये सब अपने लोकल लेवल पर कुछ कानून बना सकते हैं। तो उसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विधायी शक्तियां बहाल होने के साथ हुई। अगला जो है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान था। विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके बारे में ये सारी चीजें थी। अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान था इसमें। अगला जो आता है वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है और इसी से भारत से जो पाकिस्तान बनने की नींव पड़ गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 60 हो गई। ठीक है, तो केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 60 हो गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत ने सांप्रदायिकता को वैध बना दिया। देखिए, चाहे सांप्रदायिकता हो, नफरत हो, जातिवाद हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें तभी बढ़ती हैं जब एक पक्ष को बहुत ही ज्यादा अधिकार दे दिए जाएं और दूसरे पक्ष को दबाया जाए। कोई किसी भी जात के साथ ऐसा होगा, किसी भी धर्म के साथ ऐसा होगा, किसी भी लिंग जेंडर के साथ ऐसा होगा। घर में आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक लड़का है या लड़की है या 2 लड़के हैं। ठीक है, तो अगर एक को ज्यादा दिया जाता है, उसकी गलतियों पर उसके माफ किया जाता है और दूसरे के साथ ऐसा नहीं होता है, तो दूसरे के मन में पहले वाले के प्रति लगातार नफरत का भाव पैदा होगा। फिर या तो वो देने वाले को खत्म करेगा या जिसको ज्यादा दिया जा रहा है उसको, क्योंकि ये नफरत पैदा करता है। ऐसे ही पृथक निर्वाचन क्षेत्र था, इसने सांप्रदायिकता की शुरुआत कर दी, सांप्रदायिकता को वैध बना दिया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद करिएगा। अगला है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय में वर्गीकृत किया गया। जैसे अभी आप देखते हैं राज्य सूची के विषय, संघ सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, तो कौन सी अनुसूची में इन विषयों का जिक्र है? कमेंट करके बताइएगा, आज का प्रश्न है आपका ये। ठीक है, तो विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों में वर्गीकृत किया गया। आरक्षित विषयों के लिए कार्यकारी पार्षदों और हस्तांतरित विषयों के लिए मंत्रियों के साथ प्रांतीय द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो सबसे पहले द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। द्विसदनीय व्यवस्था, उच्च और निचले सदन और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। ठीक है, तो प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। सीमित लोगों को मताधिकार दिया गया जो संपत्ति, शिक्षा, कर के आधार पर था। अगला जो अधिनियम है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। इसका काफी बड़ा हिस्सा भारतीय संविधान में जैसा का तैसा रख दिया गया। द्वैध शासन के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रस्ताव अस्तित्व में नहीं आया था तब। प्रशासनिक विषय केंद्रीय
एवं प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित किया गया। प्रांतों को अधिक अधिकार प्राप्त हुए। 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनात्मक विधानमंडल थे। भारतीय परिषद समाप्त कर दी गई। संघीय न्यायालय का गठन किया गया। बर्मा और अदन अलग हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। लगभग 10% आबादी के लिए मतदान के अधिकार का विस्तार किया गया। अगला और जो अंतिम आपका अधिनियम है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस कानून ने भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया और इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान दो जगह बना था, एक आपका पूर्वोत्तर में बना था, ठीक है, और एक बना था पश्चिम और उत्तर में, ठीक है। पश्चिमोत्तर में एक बना था और एक बना था आपका पूर्व में। पूर्व में जो आज का बांग्लादेश है वो तब पाकिस्तान था। 1971 में ये बांग्लादेश से अलग देश बन गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल के रूप में अपना पद बरकरार रखा और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत को संप्रभु और स्वतंत्र घोषित किया गया। वायसराय और गवर्नर संवैधानिक शासक बन गए। राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी सरकारें स्थापित की गईं। विधायी और कार्यकारी शक्तियां प्रत्योजित की गईं, ठीक है। तो इसके बाद शुरू होता है आपका संविधान सभा और उसका सारा डिटेल वो अलग वीडियो में आपको मिलेगा। जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास के चरण में अधिनियम थे वो सब आपको पढ़ा दिए गए हैं और उम्मीद करता हूं आपने एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा, बहुत ही ध्यान से सुना होगा। देखिए, जितना आप पढ़ते रहेंगे, जितना चीजें समझते रहेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा आपका तैयारी करना। जब तक आप टॉपिक को कहानी के माध्यम से खुद से नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप टॉपिक्स को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पेपर नहीं निकलेगा। आप चाहे जितने मॉक टेस्ट करते रहें, चाहे कुछ भी करते रहें, हजारों क्वेश्चन पढ़ डालिए और एक बार वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। एक टॉपिक से 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन टॉपिक से 1000 टॉपिक नहीं बन सकते। टॉपिक ही रहेगा। तो उस टॉपिक को ध्यान रखिए, उस टॉपिक को बार बार पढ़िए और वही आपको सफलता दिलाएगा। भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के लिए पारित अधिनियम और ब्रिटिश ताज के तहत पारित अधिनियम, ये दोनों चरणों में आपने पूरी अच्छी तरीके से देखा। 1833 का चार्टर एक्ट हो या 1813 का चार्टर एक्ट हो, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। 1909 और 1919 का, ठीक है, जो आपका सुधार अधिनियम थे, उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इन सब के द्वारा, और 1858 का आपका जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बनते हैं। यूपी SSC, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, आरपीएफ, यूपी आरओ, यूपीसीएस की किसी की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।